नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। महाकुंभ का आज 7वां दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेले क्षेत्र का जायजा लिया। थोड़ी देर में अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। मंथन होगा कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आए तो भीड़ कैसे संभालेंगे। 22 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां, पीएम मोदी और राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी मंथन होगा। योगी महाकुंभ मेला क्षेत्र में ओडीओपी के स्टॉल पर गए। सुगंधित चावल के बारे में स्टॉल संचालक ने बताया तो योगी उसकी खुशबू को महसूस करते दिखे। वहीं गाजियाबाद थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित अनामी को गिरफ्तार किया गया है। थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी रहमान निवासी शाहपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर की तहरीर दी गई थी कि वादी के भाई को देववर्मन निवासी ग्राम पुआलतोल थाना हेमदाबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल उम्र करीब 35 वर्ष है तथा वादी के भाई मृतक नदीम को गंभीर चोटें आने के कारण इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। आज आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अब इसका जो आपराधिक इतिहास की जो जानकारी है वो लगातार की जा रही है। सर, एक 50,000 रुपये का इनामी आज गिरफ्तार किया गया है और किस मामले में वांछित चल रहा था और क्या पूरा घटनाक्रम रहा था? पिछले 17 जनवरी 2024 को ट्रोनिका सिटी में जो दिल्ली सहारनपुर NHAI के द्वारा रोड का निर्माण किया जा रहा है, इनके मजदूर जो 5 लोग में यहाँ पे आपस में मार पिटाई हुई थी, जिसमें एक नदीम नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 31/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसमें मुलजिम है आकाश देवराव, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। यह वांछित चल रहा था तथा 50,000 का इनामिया था। थाना ट्रोनिका सिटी की टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है तथा मान्य न्यायालय रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। सर, ये गिरफ्तार हुआ है तो ये कहाँ चला गया था उस दौरान? ये मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और यह बंगाल चला गया था और टीमें लगातार इस पे लगी हुई थी और इसे ट्रोनिका सिटी फोर्स द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन हत्या हुई थी घटनाक्रम क्या रहा था उस दिन? उस दिन ये बताया गया मजदूरों द्वारा कि इनका ट्रैक्टर पर चढ़ने को लेकर मजदूरों को 2 गुट थे। एक गुट सहारनपुर का था, दूसरा पश्चिम बंगाल का था। इन पर ट्रैक्टर पर चढ़ने लोगों को विवाद हुआ। बाद में जब ये अपने जहाँ पे निवास रहता है वहाँ गए और आपस में इनके मारपिटाई हुई, जिसमें नदीम नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई तत्काल मौके पर। पूर्व कितनी गिरफ्तारी में हो चुकी है? पूर्व में इसमें जो अलग अलग धाराओं में 10 लोग नामजद। गाजियाबाद की मुरादनगर थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के द्वारा महंगी कारों को ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से पहले बुक कराया जाता था और उसके बाद सुनसान जगह पर ड्राइवर को बांधकर फेंक कर ये लोग कार लेकर फरार हो जाया करते थे। कल इन्होंने अनवीआर से कार को बुक किया था, जिनको इनके द्वारा बुक करके ले जाने के उपरांत सुनसान जगह पर ड्राइवर को बंधक बनाकर फेंक दिया गया। वहीं इसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। पुलिस ने मुखबिर की जानकारी भी एकत्रित की। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लुटेरे गाजियाबाद के दुहाई इलाके में एक लूटी गई कार के साथ कार की खरीद फरोख्त के लिए ले जा रहे हैं। सर, 18 जनवरी को एक लूट का मामला है कार अर्टिगा का। क्या पूरा मामला है, थोड़ा इस बारे में बताएं। कल दिनांक 18 जनवरी 2025 को एक वादी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि उसकी गाड़ी को 3 लोगों द्वारा आनंद विहार बस स्टैंड दिल्ली से मसूरी गाजियाबाद के लिए बुक किया गया था। रास्ते में कनौजा चितौरा रोड पर वहाँ पहले से इन तीनों का एक साथी उसने गाड़ी को रुकवाकर फिर चारों ने मिलकर वादी के साथ लूटपाट की थी, जिसमें उसके मोबाइल फ़ोन, पर्स, नगद 1100 रुपये, ATM कार्ड और उसकी सफ़ेद अर्टिगा गाड़ी को लूटकर इस वादी को गन्ने के खेत में धकेल कर वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गए। आज दिनांक 19 जनवरी को मात्र 10 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया गया। कनौजा दुहाई रोड पर आज इन 3 अभियुक्तों को जब वह गाड़ी से जहाँ पर शुक्रवार रात प्रेमिका और उसके बुआ के लड़के से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसका शव पेड़ से लटका मिला। प्रेमी के भाई ने रात में शव लटका देखा तो चीख पुकार मच गई। परिजनों की सूचना दी गई, पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने तलाश के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें युवक ने प्रेमी को अपनी जिम्मेदार ठहराया है। उसने कहा कि माँ मुझे माफ कर देना, मुझे मरना पड़ेगा। उस पर मैंने 6 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच की जा रही है। क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं आप? तलिहाई। चलिए, कहाँ पड़ता है, कौन सा थाना लगता है? 12 सगवर थाना। क्या मामला है? मामला ये है, लड़का बहुत दिन से टॉर्चर किया जा रहा था। क्या नाम था लड़के प्रेम का? प्रसंग। क्या नाम था लड़के? सत्य प्रकाश। जिसने सुसाइड किया है? सत्य प्रकाश था। सत्य प्रकाश। किस लिए टॉर्चर किया जाता, क्या मामला था? वो लड़की से मैटर था तो बहुत करीब 8-9 साल से बाहर कमा रहा था।
कहाँ का मारा था दिल्ली भाई? में। दिल्ली में। और उसके बाद घर में 1 रुपया नहीं दे रहा था, जितना पैसा था। और लड़की एक थी, वो उसका गांव है कोरिहर, क्या नाम है लड़की का? दीपाली शर्मा। पाली शर्मा। हम्म। कितने साल से प्रेम से प्रसंग चल रहा था? करीब 7 साल से। 7 साल। तो कैसे क्या हुआ ये? वहीं हमीरपुर के मौधा कस्बे से अपने गांव जा रहे बाइक सवार 2 युवक कप्सा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पड़े। एक ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को सरकारी अस्पताल से गंभीर हालत में मुख्यालय रेफर किया गया है। बाइक हादसे के आधे घंटे पूर्व कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मामला कप्सा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है। रामपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 75 अभ्यर्थी अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक परीक्षण के लिए चुने गए थे। तभी परीक्षण के दौरान एक अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक के समय जनप्रतिनिधि में भिन्नता पाए जाने पर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। अभ्यर्थी दीपक कुमार द्वारा फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया, लेकिन कानून का रखवाला बनने के लिए कानून तोड़ने वाले अभ्यर्थी को पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है और थानागंज में मामला दर्ज कर पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के डीवीपीएसटी का कार्यक्रम आज पुलिस लाइंस रामपुर में किया जा रहा था। आज इससे हेतु 75 अभ्यर्थी यहाँ पर आवंटित किए गए थे, जिसमें एक अभ्यर्थी जिसका नाम दीपक कुमार है, उसने जब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया तो उसके आधार कार्ड में और जो पूर्व में जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे उसमें भिन्नता पाए जाने पर इसकी गहन जांच जो समिति डीवीपीएसटी में लगी हुई है उसने की, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस लड़के ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था और 2 बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुआ ताकि अपनी उम्र को 5 वर्ष कम कर सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने का प्रयास किया। इस सूचना के आधार पर थानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार। वहीं हमीरपुर में स्वामित्व योजना के तहत किया गया घरौनियों का वितरण। जी हां, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने लाभार्थियों को घरौनी सौंपी है। स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी मिलने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी। स्वामित्व निर्वाह से आवासीय जमीनी विवाद के मामलों में कमी आएगी। कार्यक्रम में हाई स्कूल के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में डीएम घनश्याम मीणा, जिलाध्यक्ष भाजपा, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, राज्य विधायक सहित अधिकारी और लाभार्थी रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट परिसर के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। वहीं हमीरपुर खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर जनपद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन प्रतिदिन चोरी घटना जो है वो लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला सुमेरपुर थाना इलाके के नवीन गल्ला मंडी के पास का है, जहां पर चोरों ने दीवार में सेंध चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया, साथ ही बैटरियां सहित अन्य कीमती उपकरण ले उड़े। जी हां, सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही खबर उन्नाव से, जहां पर 12 सगवर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी राम नरेश के बेटे रोहित द्वारा दर्ज कराए गए लूट के मामले में पुलिस जांच में कई अनियमितताएं सामने आई है। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। इसमें सरावा ने लूट और फायरिंग का दावा किया था। हालांकि पुलिस की जांच में यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि एसपी दीपक भूकर ने इस मामले में बयान जारी करते हुए बताया कि सराफा की और से दी गई जानकारी और मेडिकल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की फायरिंग जो है वो नहीं मिली है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जनपद चंदौली सर 2 दिन पहले एक सुनार से लूट हुई थी, क्या मामला है? पुलिस ने अभी तक की क्या कार्रवाई की? ये जो थाना 12 सगवर है उसमें 2 दिन पहले एक लूट की सूचना जो मिली थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो वादी ने जो तथ्य बताए थे, पहला तथ्य ये था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई। तो इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट जो डॉक्टर्स की हमें मिली है, उसमें कोई भी फायरिंग का जो चोट है वो कारित करना नहीं पाया गया है। उसके साथ साथ जो टाइमिंग वादी के द्वारा बताई गई थी कि वो जिस समय दुकान से निकले थे, उस टाइमिंग्स में भी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वीडियो फुटेजेस जो सीसीटीवीज की देखी हैं और उनकी लोकेशन जो सीडीआर की बेसिस पे देखी है, उन तथ्यों की भी पुष्टि उससे नहीं हो पाई है। जो घटना का समय इनके द्वारा बताया गया था उसमें भी थोड़ी भिन्नता मिली है। उसके साथ साथ जो पुलिस को सूचना मिली वो लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई थी इनके द्वारा
इन्होंने जो चोट इनको लगी थी उसमें एक लोकल फार्मासिस्ट से भी इन्होंने पट्टी करवाई थी। वहीं मानसरोवर कन्वेंट कॉलेज मुरादाबाद की ओर से पूर्वजों की स्मृति में लगभग 20 वर्षों से लगातार मुरादाबाद एवं मुरादाबाद के बाहर के साहित्यकार एवं कलाकार बंधुओं को सम्मानित किया जाता रहा है। 20 वर्ष से होते आ रहे लगातार इस कार्यक्रम में आज शहर एवं शहर से बाहर की गई विभूतियों को सम्मानित किया जाना है। बताना चाहिए कि श्रीमती स्वर्गीय शकुंतला प्रकाश गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान एवं स्वर्गीय श्रीमती गौरी गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान जो आज प्रदान किए जाने हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वेश कुमार गुप्ता, अपर आयुक्त मुरादाबाद एवं विशिष्ट अतिथि और सदन द्वारा पूर्वजों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जी भैया, आज यहाँ मानसरोवर कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना है? आज का कार्यक्रम साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान से संबंधित है और लगातार 21 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ होता चला आ रहा है और ये कार्यक्रम अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की याद में यहाँ मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में कुछ साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर इन लोगों को सम्मानित हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे पास 5 लोगों को सम्मान किया है, जिसमें 2 साहित्यकार हैं, एक डॉक्टर हैं, एक कलाकार हैं। तो ये सम्मान का उद्देश्य केवल यही है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे दादी बाबा हैं, उनकी याद में जो सम्मान हम लोग करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पूजते हैं और उनके संस्कारों पर चलने का प्रयास करते हैं। अपने बच्चों को भी यही हम प्रेरणा देना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि देखो हमारे पूर्वज यहाँ तक लेकर आए, हमारे बुज़ुर्ग हमें यहाँ तक लेकर आए, एक सदमार्ग पर हम लोग चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग भी उस सदमार्ग को। मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे अंशु भैया, जुगनू भैया, जो कि विश्व प्रसिद्ध जादूगर हैं और हमारे छोटे भाई हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी और उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी जी का आज दिवस यहाँ पर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस कार्यक्रम में। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने संजोया और उनके परिवार का पूरा यहाँ पर योगदान रहा इस कार्यक्रम को और सन 2006 से और आज तक लगातार ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम वो करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश है कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता जीवन में। पूरे अपने जीवन में माँ बाप ही सर्वोपरि हैं, वही गुरु हैं, वही प्रभु हैं, वही भगवान हैं। तो माता पिता का इतना सम्मान उनके जाने के पश्चात भी करना। वहीं न्यू अमरोहा जिला प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लहरी ने कहा कि भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई कानून न होने से पत्रकारों पर हमलों में वृद्धि होती है। हम प्रयासरत है कि भारत के सभी श्रेणी के पत्रकारों के लिए विशेष कानून बनाया जाए ताकि उनको अपना काम करने में आसानी हो। कैलसा बाईपास पर स्थित ताज गार्डन के हाल में कई जनपदों से आए पत्रकारों को अपने अध्यक्षीय भाषण से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों के लिए विशेष कानून बनाया है, जिस पर कितना अमल किया जाता है इसका कोई सही आंकड़ा नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार इस पर काम कर रही है। अंत में अध्यक्ष कमर हैदर नकवी ने सभी का आभार जताया है। वहीं अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव जीवाई के रकबे में खेती की जमीन लेकर एक निर्यातित ने फैक्ट्री बनाई है, जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री की जमीन में ग्राम समाज की जमीन भी कब्जा ली है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अमरोहा को शिकायती पत्र भी दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बताते चले कि मुरादाबाद गागर पर स्थित मशहूर फर्म दीवान सन्स ने अपनी फैक्ट्री दिल्ली रोड पर बनाने के लिए कुछ किसानों की खेती की जमीन खरीदी है, जिसमें ग्राम समाज के चक्रोट पर भी कब्जा करके 4 दीवारी बनानी शुरू कर दी है। तब भी गांव जीवाई के लोगों को खबर हो गई। आनर फानर में ग्रामीणों ने निर्यातक का फैक्ट्री का काम रुकवा दिया और अगले ही दिन ग्राम प्रधान पर चक्रोट की जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान हक है जी। मैं ग्राम जीवाई से हूँ। वहाँ पर हमारे मौजूदा ग्राम प्रधान ने और ये दीवान संस वाले ने ज़मीन ले रखी है और उसमें करीब 3-4 बीघे समथिंग चक्रोट है, बहुत अंदर तक चक्रोट जा रहा और इन्होंने उसको बेच दिया। और अवैध कब्जा जब रात में चिनाई हो रही थी, हम निकल के जा रहे थे तो उसमें रात में चिनाई हो रही थी। हमने एसडीएम साहब को सुबह ही फ़ोन किया, उनके संज्ञान में भी डाल दिया है। डीएम साहब को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है और जो है हमारे जो गांव के ये मौजूदा प्रधान हैं उसको
अवैध तरीके से उसको। अधिकारी अमरोहा के पास आए जी, तो क्या तहरीर दी है, आपने शिकायत की है क्या? नहीं, शिकायत की यही तहरीर दी है कि भाई इसको रोका जाए और ये 300-400 बीघे ज़मीन के जो मालिक हैं, क्या ये गरीब हमारी जनता है गांव की, क्या उसके लिए 2 बीघे ज़मीन 4 बीघे ज़मीन जो अगर उसमें हमारी ग्राम समाज निकल रही है उसको एक कोने पर छोड़ दें? हमारा इनसे आपका कहना है कि चक्रोट जो है आपका वो छोड़ दिया जाए, चक्रोट ज़मीन छोड़ दिया जाए, उसको अवैध चिनाई नहीं होनी चाहिए उस पर। ये गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रहे हैं था, लेकिन ये नहीं माने। अच्छा, जिलाधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी साहब ने तो साहब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें बहुत ही संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने कहा कोई भी उसमें एक ईंट नहीं लगा सकता और आपकी ज़मीन छोड़ी जाएगी, और उन्हें ये भी दिया है कि आप किसी को एक ईंट लगाने नहीं देना, हम उसका इंतजाम करेंगे, कोई नहीं छू सकता आपकी ज़मीन को। जिन पे बिल्कुल भी उनके छोटे छोटे घर हैं, मैं चाहता ये हूँ कि वहाँ पर जो हमारी ज़मीन ग्राम समाज की निकल रही है, यदि वो चक्रोट को जोतना भी या कब्जा करना चाहते हैं तो दीवान संस वालों से मेरा कहना है, ज़मीन के मालिक से, कि वो ये हमारे गांव की ज़मीन अपने एक किसी भी कोने पर छोड़ दें। अगर 4 बीघे ज़मीन है तो 3 बीघे छोड़ दें, जिससे हमारी गरीब गांव की जनता है, बीसी और एससी के लोग उससे अपना काम जो है निकाल सके। 100 गज जगह भी किसी के पास कोई भी फंक्शन के लिए हिंदू मुसलमान पर किसी पर नहीं है। तो हमारा यही है कि भाई ये जो हमारा ये चक्रोट है, इसको ना जोता जाए, इसको ना बंद किया जाए, इसको ना बेचा जाए। अगर ऐसा करते हैं दीवान संस वालों से, मेरा मालिकों से निवेदन ये है कि वो एक कोने पर उसको हमारी ज़मीन को गाँव वालों